जैन स्टूडेंट्स इन अर्लियर क्लास हम लोग टिश्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा। हमने प्लांट टिश्यू को डील किया। अपार्ट फ्रॉम दैम दैट वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने फिर देखा है एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू को देखा। कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा है किस तरह से ब्लड एक्ट एज अ कनेक्टिव टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोन्स के भी सेक्शन को थोड़ा डील किया था। बट प्रेजेंटली इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बोन के सेक्शन को देखने के बाद मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को डील करेंगे। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन टिश्यू को डील करने के बाद आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि टिश्यू का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो मिलते जाएंगे। जैसे आप लोग इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास यू नो दैट आई कीप ऑन अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट स्टफ्स। वैसे स्टफ्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे एग्जाम जो यूपीएससी अपने मैक्सिमम एग्जाम में जहां से क्वेश्चन उठाता है उसको हम डील करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू आज हम लोग पिछली क्लास में जिस हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा था वो हमारा था ब्लड। अगर आप थोड़े कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग ब्लड के साथ ब्लड को डील कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा है कि ब्लड किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में। इसके साथ साथ ब्लड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग द वेस्ट, ये भी हम देख पा रहे हैं। फिर हमने देखा है फंक्शन ऑफ लिवर। इसके साथ साथ हमने देखा है फंक्शन ऑफ किडनी। बट आज हम लोग बोन के टॉपिक को पर्टिकुलरली डील करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें पीछे का तो हम ये देख पाएंगे कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। आप यहां की बात कर लो, ठीक है, आप अपने घुटनों की बात कर लो। सो अगर दो बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो ये कनेक्ट होंगे लिगमेंट के। ये जो आपका रहेगा ये रहेगा लिगमेंट। यानी हम जो चीज समझ पा रहे हैं वो ये देख रहे हैं दैट व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर there is one more connective tissue which is active in it and that particular connective tissue is known as the ligament। ठीक है, बहुत ही रिजिड तो हम नहीं कहेंगे, एक जेली टाइप स्ट्रक्चर आप महसूस करेंगे कभी पांव के बीच में, है ना। ये लिगामेंट ही काम करता है दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखने का। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। जी हाँ, बहुत ज्यादा इसमें वाजिब सी बात है यार, मुझे अगर हाथ का फंक्शन करना होगा और यहाँ पे मुझे ऐसा टिश्यू मिल जाए, कैसा टिश्यू मिल जाए जो बहुत ज्यादा ड्राई हो, आप अपने में आंसर बताइए, है ना। एग्जाम्पल, हस्क ऑफ कोकोनट में जो टिश्यू रहता है, अगर ये पर्टिकुलर टिश्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे एल्बो में हो या मेरे बिटवीन माई थाइज हो, बिटवीन माई नी हो, तो क्या मैं मूवमेंट कर पाऊंगा ठीक से? क्या कोहली कवर ड्राइव खेल पाएगा बिल्कुल फ्रंट लेग को आगे निकाल के? नहीं, क्योंकि स्टिफनेस आ जाएगी। तो दो बोन को जोड़ के रखने के लिए जिस पर्टिकुलर टिश्यू की हमें जरूरत है उस टिश्यू का फ्लेक्सिबल या उसका इलास्टिक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट इज कंसिडर्ड, जी हाँ स्ट्रेंथ तो होता है, लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद बोन। सही बात है, यानी कि हम एक चीज जो देख पा रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में दैट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। अब ऐसा नहीं है अगर फ्लेक्सिबल है तो बहुत छुई मुई सा है, बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल है तो वो स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चलो ये तो समझ लिए भाई कि ये बोन है, इस बोन को अगर कनेक्ट करना हुआ तो भैया यहाँ पे हम समझ लिए कि चलो इसमें तो हमें यहाँ पे हमें जो चीज की जरूरत है दैट इज लिगामेंट। लेकिन अब अगर ये मसल्स है और ये मेरा बोन है और इस पे अगर मसल्स, अगर चिपकना है मसल्स को और मसल्स को होल्ड करना है, इन दैट केस टेंडन्स, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। चलो ठीक है, टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू होते हैं बिल्कुल। अगर आप कभी अपने आप को ऑब्जर्व भी करोगे तो इसके जो टिश्यू रहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, इसको जो टिश्यू रहेंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड एंड दे विल हैव a very fibrous kind of very
फाइब्रस टेक्सचर। टेक्सचर कैसा होगा? फाइब्रस होगा। ये दरअसल मसल्स बने ही हैं वियर एंड टियर के लिए। आप अगर जिम में जाएंगे बॉडी बनाएंगे। अब बॉडी बनाएंगे से मेरा कहने का मतलब है दैट आपके मसल्स एक्सपैंड होंगे। तो वो हो कैसे रहा है? आपने वर्कआउट किया और ये जो पर्टिकुलर मसल्स के फाइबर है ना, ये अंदर से ब्रेक होना शुरू होंगे। क्या होगा इनमें? ब्रेकेज होगा। आपके बॉडी को आदत नहीं है हेवी वेट्स उठाने की, आपने हेवी वेट्स उठाया बहुत ज्यादा, और आपके इन फाइबर्स में, इन मस्कुलर फाइबर, इन टिश्यू में ब्रेकेज होगा। चलो भाई ब्रेकेज हो गया। आपने सुना होगा कि अगर किसी को जिम में लोग कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी आपको चाहिए तो आपको इक्वली फोकस करना चाहिए किस पे? रेस्ट पे। ठीक है भाई, रेस्ट हो गया। तो अब रेस्ट में क्या हो रहा है? रेस्ट में द प्रोटीन एंजाइम्स विच आर एक्टिव ओवर हियर, इस ब्रेकेज को रिलैक्स करेगा, इस ब्रेकेज को रिलैक्स करेगा। और जब ये अभी इतना है, मसल्स टूटा है, मसल्स टिश्यू टूटे हैं आफ्टर ए हेवी वर्कआउट, रेस्ट लिया है आपके बॉडी ने, उसके बाद ये मसल्स और भी ज्यादा एक्सपैंड होंगे। तो ये जो आपका भी आप जो एकदम दुल्ले पतले टाइप के लग रहे हैं, उसके बाद सलमान भाई जैसी आपकी बॉडी बन जाएगी। कहने का ये मतलब है कि व्हेन मस्कुलर टिश्यू विल ब्रेक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ रेस्ट, इट रिलैक्स इटसेल्फ एंड इट ग्रोज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोग स्किप कर दिए होंगे, वो ये है वो ये है कि ये फाइब्रस टिश्यू में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल आप खींचे जा रहे हो मसल्स को, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर इससे ज्यादा हम बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी लिगामेंट की इससे ज्यादा है। लिगामेंट हैज गॉट हाइयर, लिगामेंट के पास जो एक फ्लेक्सिबिलिटी की हम जो अगर लेवल कहेंगे तो उसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली टेंडन्स के। बोन एंड बोन आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स, वेयर एज बोन एंड मसल्स या बोन इज कनेक्टेड थ्रू मसल्स बाय टेंडन्स। चलो ठीक है। अगली टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा कार्टिलेज, और आप इसको महसूस करते हैं अपने कानों के बीच में, बहुत लचलसे, बहुत ही ज्यादा लचीलापन होता है इसमें। ठीक है, ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, वाइडली स्पेस्ड सेल होता है, सही बात है। अब यहां हमें एक चीज पता चल गई कि अगर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट या मसल्स बहुत ज्यादा अगर लचीला टाइप का हमको लग रहा है अंदर से, आप कानों को देखेंगे, है ना, और आप देखेंगे नोज के अंदर के पोर्शन को आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये वाइडली स्पेस्ड सेल है। इनके बीच में जो स्पेस है ना, इट इज वेरी लार्ज। क्योंकि अगर टाइटली पैक्ड रहेंगे तो इट विल बिकम वेरी स्टिफ, बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा वो, है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। The solid matrix is composed of protein and sugar. Important PYQ, it has been asked. पूछा गया है that cartilage is mainly composed of protein and sugar. चलो ये बात हम यहाँ पे समझ गए हैं कि कार्टिलेज जो बनता है वो जनरली बनता है शुगर एंड प्रोटीन से। चलो भाई अच्छी बात है ये। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कार्टिलेज स्मूथ द बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लायरेनिक्स। ये वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हमें जहां पे हमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज को पा रहे हैं। ठीक बात है। we can fold the cartilage of the ear but we cannot bend the bones in our arm। ठीक है, यानी कि आप कान, बचपन में घर में मम्मी ने कान ऐसा मीठा होगा, लेकिन हाथ भी मीठा होगा यार, कोई कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की हम अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे कार्टिलेज की बात करेंगे। चलो, इसके साथ ही साथ हाँ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो दो टिश्यू है ना, ये आपस में डिफरेंट है। ये जो दो के दो टिश्यू हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वेदर वन इज वेरी फ्लेक्सिबल, अनदर वन इज नॉट फ्लेक्सिबल। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को सेम पर्पस नहीं सर्व करना है यार, है ना। लिगामेंट का ज्यादा फ्लेक्सिबल होना बनता है, लिगामेंट का ज्यादा फंक्शन, ज्यादा फ्लेक्सिबल होना बनता है, क्योंकि हमें ओवरऑल मूवमेंट चाहिए, हमें ओवरऑल मूवमेंट चाहिए रोटेशन के लिए, तब तो इसका फ्लेक्सिबल होना बनता है। मगर हमारे लिगामेंट्स, मगर हमारे टेंडन्स का कनेक्ट, हमारे टेंडन्स का ज्यादा फ्लेक्सिबल होना कोई तुक नहीं बनता है।
तो हर एक बॉडी पार्ट के अलग अलग नीड के हिसाब से टिश्यू का भी अलग अलग कैरेक्टर होता है। आगे देखेंगे। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू तो नहीं, वन लाइनर्स के क्वेश्चंस में बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो, अच्छी बात है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, अच्छी बात। वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, तो फैट जो स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में वो होते हैं बिलो द स्किन और बिलो द बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। एक जो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जिससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं लोग कि फैट उस पर डिपॉजिट हो गया है, दैट इज लिवर। सुना होगा आपने एक हेल्थ कंडीशन, फैटी लिवर। इट इज अ कंडीशन इन विच अ लेयर ऑफ फैट इज डिपॉजिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लिवर। बहुत परेशानी होती है फूड के डाइजेशन में, है ना। इसके साथ ही साथ सिक्रेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आप प्लीज एक तो अपना बॉडी फैट लूज कीजिए। इट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड फैट, ठीक है। आप अपना अगर आप वेट है तो सही है, बट अगर फैट है देन देयर इज डिफरेंट। तो कहने का ये मतलब है कि इन सारे कंडीशन में अगर फैटी लिवर वगैरह हो गया है तो डॉक्टर कहते हैं प्लीज थोड़ा फैट आप अपने बॉडी से कम कीजिए, फैट का परसेंटेज कम कीजिए, है ना। और ये ज्यादातर देखा जाता है उन लोगों में जिनकी बॉडी की बीएमआई में फैट परसेंटेज इज लाइक 30 to 35% में अगर देखा जाता है, तो डॉक्टरों ने कहते हैं प्लीज आप 20 तक लेके आओ, देन 15, ऐसे 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई 30% ऑफ फैट लेवल पे उसको 15 पे आना, इट इज एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा श्रेडिंग उसका हो जाएगा। तो करते भी हैं लोग जो प्रोफेशनली जिम या एथलीट्स या जो बॉडी बिल्डर हैं, वो इस फेज में जाते भी हैं, बल्किंग करते हैं अपने बॉडी का। तो बल्किंग इज डिफरेंट। बल्किंग हो रहा है जब आपके मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन फैटी लिवर का कहने का मतलब है कि आपके बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, और ये यूजलेस सा चीज है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं भाई कि आपको अगर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो चलो ये भाई थोड़ा इंसुलेटर का काम कर दिया, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर दिया, इससे ज्यादा इसका और फिर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर और इसके और फैटी लिवर के कंडीशन में डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग कर रहे हो तो बिल्कुल इसे कम कर दो। चलो, the fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. The cell of these tissue are filled with flat globules, यानी कि फैट globules जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, दे आर बिटवीन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। और एक एग्जांपल उस इंटरनल ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, देन दैट इज लिवर। द स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, वही जो अभी हमने बात की टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन की, ये उससे बात कर रहा है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात क्लियर है आपका, तो हम ये समझ चुके हैं दैट वी हैव कंप्लीटेड द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू वैसे टिश्यूज हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन में, जो हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं चीजों को कनेक्ट करके। ब्लड, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू हैं, और इसके बगैर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें? अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो और दो टिश्यूज को पढ़ करके हम लोग ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। अनदर पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मस्कुलर टिश्यू। लेट्स बिगिन विद द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, चलो। मस्कुलर टिश्यू consist of elongated cell and also called as the muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our body. Muscle contain a special protein called the contractile protein. Previous year question, which contract and relax. ठीक है, चलो सही बात है। अच्छा, अब इसी में देखोगे कि कुछ मसल्स ऐसे हैं ना जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी को कुछ खास जरूरत नहीं है, यानी आप जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आयरस, आंखों के अंदर की पुतलियों का एक्सपेंशन होता है। जब आपको अच्छी चीज देख कहते हैं ना, उसकी आंखें चमक उठी, खाना देख के उसकी आंखें चमक उठी। अब आप हर एक के साथ ये डिफरेंट हो चुका है, अब आप क्या देख के आपकी आंखें चमक रही हैं वो अलग सा मैटर है। खैर, तो कहने का ये मतलब है कि आइरिस का एक्सपेंशन, है ना, हर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट देयर आर थिंग्स विच वी कंट्रोल एंड आर कंट्रोलेबल। अगर मैं अपनी उंगलियों को इस तरह से मूव कर पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, तो दीज आर फ्यू एक्शंस विच आर
कंट्रोलेबल बाय मी, दैट मीन्स माई नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग दैट। हाँ, सारे के सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी ये मेरे हदों में है। कुछ ऐसी चीज है जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल का धड़कना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो चुके हैं। खैर, तो अगर इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू कंटेन इलोंगेटेड सेल, अच्छी बात है भाई, एकदम ऐसा ऐसा टाइप का सेल हो रहा है। ऑल्सो कॉल्ड एज द मसल फाइबर, मसल फाइबर का हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, कॉन्सेप्ट बेसिक सी बात है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज द contractile protein, important point, which contract and relax and cause movement. We can move some of muscle by conscious will, बिल्कुल कॉन्शियस विल, मतलब कि मेरे दिमाग में है कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे हाथों को हिलाना है, मैं मुझे पैरों को हिलाना है, आई वुड डू दैट, एंड इट इज नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स को कहते हैं वॉलेंट्री मसल। मगर ऐसे मसल जो मोस्टली अटैच है बोन, अच्छा पहले से ही थोड़ा सा डील करा देता हूं, ऐसे मसल जनरली रिलैक्स होते हैं हमारे स्केलेटल मसल से, ठीक है, और मोस्टली अटैच होते हैं बोन से, एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। मुझे लिखना है, मैंने लिखने की कोशिश की, यहां पे आई हैव रिटन समथिंग, आई हैव यूज माई वॉलेंट्री मसल्स। मैंने क्या यूज किया? वॉलेंट्री मसल्स। ये मेरे विल पे है, ये मेरे कॉन्शियस विल पे है कि मुझे इसका यूज करना है। मगर ऐसे बहुत से टिश्यूज हैं, ऐसे बहुत से मसल्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। इट इज नोन एज द इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज आइरिस ऑफ द आईज। ये आप एग्जांपल एक याद रखना। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, एंड यहां पे शायद इसको मैंने, अगर आप देखेंगे, जी हाँ, कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा ये, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट इधर पहले देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप में ये ऑल्टरनेटिव लाइट में डार्क बैंड ऑन stained appropriately. As a result, they are also called as straightened muscle. चलो ठीक है। The cell of this tissue is long, cylindrical and unbranched. देख लें आप, long, cylindrical and unbranched. ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है ये टिश्यू, जो जनरली कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट को। चलो अच्छी बात है भाई। The movement of food in the alimentary canal on the or the contraction and relaxation of blood vessel is involuntary muscle. सही बात है, आपके बॉडी में आपने खाना खाया, फूड पाइप के थ्रू वो जा रहा है, एसोफेगस के थ्रू वो जा रहा है, पहुंचने वाला है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन रिलैक्स कर रहा है, ये आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। दीज आर द फंक्शन ऑफ बॉडी विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द कॉन्शियस विल। इसे अपन कहते हैं द इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री, और ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है बाय इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, चलो ये तो हो गया। इसके साथ ही साथ वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम बाय सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट, दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, यूट्रस में पाया जाता है, एंड ब्रोंकलाई ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। अगर आप इन सबको देखेंगे ना तो इन सबके फंक्शंस दे आर वेरी डिफरेंट, और इन सबके फंक्शंस दे आर नॉट कंट्रोलेबल। That is why we are saying that voluntary muscles are a group of muscles which can be controlled on our personal will. और ऐसे जो muscles होंगे वो present होंगे in the skeleton system. But when we are talking about the involuntary movement, yeah, involuntary muscles, they are a kind of a muscle which we cannot control our conscious will. Intestine, alimentary canal, iris of the eye, uterus, lungs के अंदर के हमारे muscles, तो ये नहीं हो सकता है, ये हमारे विल पे नहीं है। अगर हो रहा है तो भाई फिर आप कुछ अलग हैं। इसके साथ साथ द सेल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, सही बात है, स्पाइन शेप एंड यूनिनेक्लेट हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द अनस्ट्रेन्ड मसल्स, चलो सही है। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। These involuntary muscles are called as cardiac muscle, heart muscle, cell are cylindrical, branched and न्यूक्लिएट। कहने का मतलब है एक रिदमिक पैटर्न फॉलो करता है हर्ट, आपने देखा होगा ऐसे मूवी में, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, तो एक रिदम हम देख पा रहे हैं, है ना। ये रिदम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का हो रहा है, और ये सारा का सारा जो
रिदमिक मसल्स हो रहा है, ये जो सारी की सारी जो रिदम फॉलो हो रही है, आप मुझे बताइएगा ये वॉलेंट्री एक्शन है या ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये आप मुझे बताइए, या आप खुद से सोच के बताइएगा। आप देख पा रहे होंगे स्पाइंड सेल की यहाँ पे बात हो रही है, मसल सेल में इलोंगेटेड है, बिल्कुल पॉइंटी एंड पे है, ये आगे चल करके कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इधर भी आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मसल सेल इसमें प्रेजेंट है। चलो, नर्वस टिश्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू, इसके बिना जीवन का आधार नहीं है फ्रेंड्स। न्यूक्लियस, नर्वस, न्यूरॉन, ब्रेन, ये काम करना बंद कर गया मतलब आपका काम हो गया। Nervous tissue, all cell possess the ability to respond to stimuli, however cell of the nervous tissue are highly specialized, यानी कि हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर उन्हें स्टिमुलेट किया जाए, अगर उन्हें छूने की कोशिश की जाए, अगर उनमें एक्टिविटी पैदा करने की कोशिश की जाए तो उनमें सिहरन होती है, दे उनमें एक अजीब सा एक कंपन होता है। मगर जो सेल में ये सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा सेल है? नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन सेल? देखेंगे, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन बनता है पीवाईक्यू में भी और एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी कि भाई नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सारे के सारे मिलके बने होते हैं नर्वस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज द नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। बिल्कुल, एक और काम न्यूरॉन कर रहा है, क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में कोई भी मैसेज पहुंचाने का काम हो रहा है तो दीस सेल आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने, ठीक है, चोट लगा मुझे, ये कैसे पता चला? ये पता चला मेरे बॉडी में जो न्यूरॉन सेल एक्टिव हैं, जो मुझे बॉडी में मेरे न्यूरॉन सेल एक्टिव हैं, वो ये मैसेज पहुंचाया मेरे ब्रेन तक, एंड दिस मैसेज हैज बीन कैरीड ऑन बाय द नर्वस टिश्यू। कोई गर्म चीज पे आपने हाथ रख के अपने तुरंत हाथ हटा लिया, अरे भाई जल गया मैं तो ये कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि आपके बॉडी में जो न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है उन्होंने मैसेज पहुंचाया आपके ब्रेन तक। अब जिन लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है, जो कहते हैं ना कि भाई वो ब्रेन डेड है, उनमें ये सेंसेशन काम नहीं होता, उनके बॉडी में ये जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव नहीं रहते। इसीलिए कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू कहा जाता है कि इन्हें रीजुवनेट किया जाए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो अपना वॉलेंट्री मसल्स तो छोड़िए, वो इनवॉलेंट्री वो कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे होंगे, है ना। इसी के लिए जो कॉमा में रहते हैं, दे आर लाइक भगवान, दे आर लाइक, क्या ही कहा जाए फिर उनके बारे में। तो कहने का ये मतलब है कि न्यूरॉन सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी में। स्ट्यूमली हमारे सेंसेस, हमारे बॉडी में सेंसेशन का काम करता है, चोट लगती है हमें पता चलता है। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, मेरे मसल्स ने रिस्पॉन्ड किया बिकॉज माई ब्रेन वॉन्ट्स टू डू इट, माई ब्रेन हैज सेंट मैसेज इन ऑल पार्ट ऑफ माई मसल्स, है ना, कि इसे एक्टिव करो भाई, मुझे लिखना है। ऑल दीज थिंग्स आर कैरिड ऑन बाय द नर्वस टिश्यू। चलो, A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. मैं आगे इसमें एक डायग्राम रखा हूँ आपके for a better understanding. From which long thin hair-like parts arises. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको एक, जी हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन यूनिट की बात करिए, जो नर्वस टिश्यू का एकमात्र सिंगल सेल है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। एक न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, ये कनेक्टेड, हर एक के बीच में एक एक्सॉन पड़ेगा आपको। इसके साथ ही साथ नर्व एंडिंग है, ये इसके डेंड्राइट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ मैसेजेस। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको बनता है, ए बी सी डी, नेम द फॉलोइंग में आपको मैच द फॉलोइंग में इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन बायो के सेक्शन में बना दिए जाते हैं, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर मेक श्योर टू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं हट जा रहा हूँ, चलो। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन, एक्सॉन। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच सेल प्रोसेस कॉल्ड द डेंड्राइट्स, द डेंड्राइट
आगे की अगर हम बात करें तो ब्रांच पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स कैन इंडिविजुअली नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, मेनी नर्व सेल फाइबर आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप टू द नर्व। न्यूरॉन नर्व सेल हमारे, अगर आप, एक कॉमन सी थ्योरी है कि इफ यू स्ट्रैंगल ऑल द नर्व्स, अगर आप अपने सारे नर्व्स को ऐसे निकाल लेते हैं तो इक्वेटर के एक बार चक्कर आप काट लेंगे। अगर आपके बॉडी का कंप्लीट न्यूरॉन से एकदम ऐसे करके बिछा दिया जाए बिल्कुल तार की तरह, इतना सही है नहीं पता, लेकिन हाँ बायोलॉजिकल फील्ड में या डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, दोज जो मनोचिकित्सक या जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो ऐसा कहते हैं। और एक ये भी बात है कि आपके बॉडी की प्राइमरी फंक्शन को कराने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो ईच एंड एवरी टिश्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, बट फिर भी इसकी अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, यूजुअली ईच न्यूरॉन, इसे तो हमने देख लिया। इसके बाद द सिग्नल दैट पोजेसेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज द नर्व इम्पल्स। टिक 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 होता रहता है दिमाग में। आप कभी एनिमेशन देखोगे तो एकदम चिंगारी ऐसी भड़कती है, अपरिचित मूवी अगर आपने देखा होगा, वो एकदम पागल सा बावला सा हो जाता है। Nerve impulse allow us to move our muscles when we want to, जैसा मैं अभी कह रहा था, that if I want to write something, that if I have to write something, who is responsible for it? हाँ, मसल काम कर रहा है, लिगामेंट काम कर रहा है, टेंडन काम कर रहा है, बोन काम कर रहा है, सारा चीज हो रहा है, मगर ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द नर्व फाइबर, इट इज बिकॉज ऑफ द नर्व इम्पल्स विच वांट्स मी टू डू इट। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं कंट्रोल करूंगा, नहीं करूंगा मैं। यानी यहां पे हम देख पा रहे हैं दैट नर्वस सेल कंट्रोल आवर एक्शंस। अब ये क्या एक्शन इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री है वो आप समझो, मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ ही साथ द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज द फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। बिल्कुल, क्रोकोडाइल पकड़ने वाला है, जीब्रा पानी पी रहा है, वो देखा, उसके मैसेज ब्रेन ने कहा खतरा, ब्रेन ने कहा खतरा है, भागो यहां से। तो भाई कैसे भागो? न्यूरॉन एक्टिव पैटर्न होता है, मसल्स को रिलैक्स करो, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट हो रहा है तो आगे की तरफ दौड़ते चले जाओगे, लेकिन ब्रेन इतना भी दिमाग देगा कि घूम के दौड़ना, ऐसा नहीं कि उसी में पानी में कूद जाना। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा नर्वस सेल है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फंक्शन ऑफ मसल्स, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। कौन सा है आपको पता करना होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अगर हम इस तरह से देखें, अगर मैं आपको एक क्विकली मैं आपको बता दूं, तो हम बात यहाँ से कर रहे थे फाइबर टिश्यूज की। इसके साथ साथ ब्लड क्या काम करता है? ब्लड भी एक ऐसा कैसा टिश्यू है? ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसे है कनेक्टिव टिश्यू भैया? ये ऐसे है कि ये हमारे बॉडी के फंक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि इसमें लिक्विड मैट्रिक्स है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स हम लोग इसके फंक्शंस को देख चुके हैं। इसी के साथ हमने देखा है कि बोन भी एक अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का एक और एग्जांपल क्या है? बोन। वाई बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू? ये एक फ्रेमवर्क है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। दो बोन कनेक्टेड होते हैं, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज द लिगामेंट, which is known as the ligament, and ligament is highly flexible, present between the bones। एक और connective tissue है tendons, प्रेजेंट है मसल्स ऑफ द सेल में। एक और कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, प्रेजेंट इन द इनसाइड पार्ट ऑफ द ईयर्स, द इनसाइड पार्ट ऑफ द नोज, एज वेल एज द इनसाइड। और अगर हम इसकी बात करें, बोन सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कंपोज होते हैं प्रोटीन एंड शुगर के। कहने का ये मतलब है कि हर एक सेल एक दूसरे से कहीं ज्यादा डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क विच दे हैव टू डू। तो यहाँ पे ऑफिशियली मैं आपसे कहूंगा दैट आवर क्लास इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कनेक्ट, इसकी अगर मैं आपको बात करूं तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। रिवीजन के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं मार्क करा रहा हूं, प्लस जो पीवाईक्यू अंडरलाइन कर रहा हूं, आप उसे देखिएगा। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, या फिर अगर होगा तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट एक साथ हैं। सो इट वुड मेक अ बेटर सेंस। ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक हैं उसे हम देख लेते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इन दीज पर्टिकुलर डेज वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, दैट इज सेल एंड टिश्यू। इसे याद रखना। लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स।
वैसे तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ की चैप्टर्स दैट यू शुड स्टडी। ठीक है, देखते हैं है क्या। अच्छा, डाइवर्सिटी अगर आप देखो ना, तो ये सबसे पहले ही वर्ड कुछ अलग सा लग रहा है, डाइवर्सिटी। एक और इसका हम वर्ड कहते हैं वेरिएशंस। आपने सुना होगा कि अगर भाई T20 के ज़माने में रहना है तो आपके बॉलिंग में डाइवर्सिटी चाहिए। आप बार बार लेंथ बॉल डालोगे, पैर एकदम निकाल के लंबे लंबे छक्के पड़ेंगे, तो क्या करना चाहिए भाई, डाइवर्सिटी लाओ बॉलिंग में। स्लो बॉल डालो, नकल बॉल डालो, है ना, आउट ऑफ वाइड यॉर्कर आप डालो, तो आप बच सकते हो। उसी तरह बैट्समैन के लिए क्या है, इनोवेटिव शॉट खेलो, क्रीज के बिल्कुल अंदर आ जाओ, जब यॉर्कर आ रहा हो फुल टॉस बना लो उसे, स्विंग हो रहा है बॉल बाहर निकल जाओ। कहने का मतलब कि डाइवर्सिटी विच इज वेरिएशन, विच इज वेरिएशन। आपके फ्रेंड हैं क्या, आप दोनों एक हाइट के हैं, आपके नोज की बनावट सेम है, आयरिस की बनावट, आयरिस की तो खैर बनावट ही छोड़ दो, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कहने का मतलब है कि देयर इज अ वेरी हाई चांसेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वेरिएशंस, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेगा आपको। देयर इज डिफरेंट क्लास, देयर इज डिफरेंट स्पाइसेस। यहाँ पे अलग अलग क्लास के जानवर, अलग अलग क्लास के प्रजाति आपको पाने को मिलेंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर आप दो ऑर्गेनिज्म को या दो पर्सन को कंपेयर करोगे, देन इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसे ही थोड़े डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग इसको एक अलग तरीके से आप कह सकते हो कि ये एनिमल किंगडम भी है। अगर आप इसको अलग तरीके से देखना चाहो, देन यू कैन ऑल्सो से दैट सो दिस इज एनिमल किंगडम, तो सही है वो। चलो, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ऐसा कैसे हुआ है कि हमने हर एक जानवर को, हर एक अलग अलग दिखने वाले जीव जंतु को हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। ठीक है, इसका एक बहुत ही ज्यादा एग्जांपल होता है, एक देसी काऊ और एक जर्सी काऊ हैं, दोनों काऊ, मगर उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, हाइट अलग है, डिफरेंट ब्रीड है, उनकी स्कल की बनावट अलग है ना, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मिल्क इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कहने का ये मतलब है कि हाँ, एक स्पीसीज होते हुए भी उनकी जो बनावट है वो अलग अलग है काऊ ही, मगर दोनों की बनावट अलग अलग है। इसी को थोड़ी डिटेल में इस चैप्टर में डील करते हैं, और इसमें आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे किस तरह से कौन सा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो एक मल्टी सेल्यूलर से डिफरेंट है, बैक्टीरिया किस तरह से फंगाई से डिफरेंट है, एल्गिया किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हम डील करते हैं। चलो देख लेते हैं इसे। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ऑल लिविंग थिंग आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। जी हाँ, हर एक जैसे दिखने वाले अलग अलग जानवरों को या अलग अलग स्पीसीज को हमने अलग अलग सेगमेंट में बांध के रखा है, हमने अलग अलग सेगमेंट में उसे डिवाइड किया है, एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन एंड देयर फंक्शन। यानी कि अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग को हम लोग कैटेगराइज कैसे किए हैं, द लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन एंड ऑन द फंक्शन विच दे परफॉर्म। वेल एंड गुड, बिल्कुल सही बात है। Some characteristics are likely to make more wide range changes in body design than other. There is a role of time in this as well. बिल्कुल सही। पहले पूंछ हुआ करती थी लोगों की, हमारी आपकी नहीं, लेकिन बहुत पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, यू नो, उनके जो लेग्स होते थे वो जनरली, उनके जो मसल्स, इस कोर मसल्स होते थे आर्म्स के, फोर आर्म्स के, वो बहुत ज्यादा डेवलप होते थे क्योंकि वो हाथों के बल चलते थे। बट फिर धीरे 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 स्पाइन सही हुई, धीरे धीरे जो झुक के चल रहे थे वो स्पाइनल उनका सही हुआ, स्पाइन सीधे खड़े हो गए वो लोग, और जब सीधे फिर खड़े हुए तो फिर दे बिकेम होमोसेपियंस, आज के प्रेजेंट डे ह्यूमन में। और आप ब्रेन का पता नहीं, आप लोगों का शायद वैसा ही होगा, पता नहीं, खैर। Some characteristics are likely to make more wide range changes in body design than another. There is a role of time in this as well. बिल्कुल से evolution. So once a certain body designs come into existence, it will shape the effect of all other subsequent design changes simply because it already exists. Once a fetus is formed, तो वो धीरे धीरे माँ के गर्भ में ही धीरे 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 उसमें चेंजेस होने शुरू होंगे, वो अपने आप में एक इवोल्यूशन लाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड द कैरेक्टरिस्टिक दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक कैरेक्टर देन दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। बिल्कुल सही बात है।
जो पहले का कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे बॉडी में, वो अब जो आएगा इवोल्यूशन का चेंज उसमें अलग होगा। जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे, एक विंसबर्ग यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस, अब आने वाले टाइम मतलब ये बता रहे हैं 1000-1200 साल के बाद, ह्यूमंस के जो लेग्स होंगे और ह्यूमन के जो आर्म, ये जो पाम होंगे, वो इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। अगर आप कभी डक का फीट देखे होगे, मैं बनाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा फनी लगेगा, तो डक का फीट जो रहता है वो आपस में कनेक्टेड रहता है, बहुत ही एक थिक, बहुत ही थिन पतली सी झल्ली जैसी रहती है उसमें। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों होगा? तो बायोलॉजिस्ट ने कहा है कि इतना कम हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे, मतलब खाली पैर इतना कम रहना शुरू करेंगे कि धीरे 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 वो इवोल्यूशन ऐसा हो जाएगा। अब जिस चीज का यूज नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगी। आप अपने पैर की उंगलियों को नहीं ऐसे फैला पाओगे तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगी। लोगों ने कहा चलो ये तो चलो समझ में आ रहा है कि भाई जूता पहनने से हमारी उंगलियां ऐसे हो जाएंगी। ग्लव्स हाथों का, तो उन्होंने कहा कि लोग, इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि लोग मैक्सिमम टाइम ग्लव्स पहन के रखेंगे धूप से प्रोटेक्ट होने के लिए। ठंडी जगह में ठंड के कारण लोग ग्लव्स पहनेंगे। और बहुत टाइम के बाद फिर ये दोनों ऐसे से सिकुड़ती चली जाएंगी। लिखने का काम होगा नहीं, लोग ज्यादा टाइपिंग करेंगे और मैक्सिमम मूवमेंट मिल नहीं पाएगा, जिसके वजह से लोग, बायोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ऐसा टाइम आएगा तो अच्छी बात है, हम और आप नहीं रहेंगे, बहुत ही अजीब टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। खैर, इसमें अगर एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं और सबसे इम्पॉर्टेंट लोग या सबसे इम्पॉर्टेंट मैं शख्स की बात करूं तो चार्ल्स डार्विन साहब हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी को दिया है 1859 में, जो इनके बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा हुआ है। ये बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसे भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आता है उसमें भी ये पॉइंट रहता है, दैट चार्ल्स डार्विन हैज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस। प्लीज मेक श्योर, ये प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार रह चुका है, एकदम एक्सट्रीम, ये जो होता है ना कुछ एकदम बेसिक से क्वेश्चन जो आपको हर बार पूछे जाते हैं, ये उनमें से एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जाएगा। तो आप प्लीज मेक श्योर इसे आप पढ़ लें सही से। हेरारकी क्या होता है? हेरारकी भाई, हेरारकी होता है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे हम लोगों ने आपको मैं पढ़ा रहा था, हम लोग जब पढ़ते हैं द वेदास, हम लोग हेरारकी बात करते हैं, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, हेरारकी एक फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी तरह एक पैटर्न बायो में भी फॉलो होता है, और इसी के वजह से क्लासिफिकेशन हो पाता है। क्लासिफिकेशन होता है कहने का मतलब, ऑन द बेसिस ऑफ हेरारकी वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देखते हैं। अब इसमें 3 बायोलॉजिस्ट हैं, इनके आपको नाम अच्छे से याद करने हैं, और आप कोशिश ये करेंगे कि इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है आप उसे भी थोड़ी अच्छी तरीके से देखेंगे। सो बायोलॉजिस्ट सच एज एर्नेस्ट हैकेल्स, रॉबर्ट वाइट टेकर, अंडरटेकर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, एंड कार्ल होजे, डब्ल्यू है इसे होजे पढ़ेंगे, have tried to classify all living organism into broad categories called kingdom। और यहीं पे से आता है द एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो ये 3 महानुभाव बायोलॉजिस्ट ने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल है, वेदर इट इज अ मल्टी सेल्युलर बॉडी और यूनिसेल्युलर बॉडी, इन तीनों महाशयों ने कहा है, इन तीनों के तीनों ने कहा कि भैया ऐसा है, सब क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन व्हाइट टेकर प्रपोज हैज 5 किंगडम, मोनेरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, एंड इज वाइडली यूज्ड। इस चैप्टर में भी हम जो पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के भी जो बेसिक्स होने वाले हैं, हम इन्हीं साहब के पैटर्न को, इन्हीं साहब को फॉलो करते करते हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इज वाइडली यूज, दीज ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, यानी यहां पे भी हम देख पा रहे हैं that if you have to classify a certain animal, if you have to classify a certain living organism, जो सबसे पहला आप बेस बनाओगे, जो सबसे पहला आप मापदंड तैयार करोगे, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। आप देखोगे कि भाई ये बना कैसा है, ये जो बना है इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप नजरअंदाज करके नहीं चल सकते हो। इसके साथ ही साथ देखेंगे और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ बिल्कुल सही है, कोई अपने ही में खाना बना रहे हैं, कोई बाहर से खाना बना रहे हैं, एनवायरनमेंट की जरूरत है, कोई खाना बना रहे हैं कि भाई हम दूसरे पे चिपक करके
है ना, पैरासाइट्स, खुद खाना नहीं बनाना, एकदम चिपक जाना है, भैंस वैंस देखेंगे आप कभी एकदम उन पे चिपका रहेगा बड़ा बड़ा सा। खैर, द मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनोरिया इनटू आर्कियोबैक्टीरिया और आर्चिया और यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। अब तक जो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हो रही थी वो सब ठीक थी, लेकिन व्हाइट टेकर साहब ने 5 तरीके की जो एनिमल किंगडम को जो इन्होंने डिवाइड किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, इसके बाद एक और डिवीजन ले आए। इसके बाद डिवीजन लाए हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियाज पे, और ये किया है कार्लवो साहब ने। कहा इन्होंने कि मोनेरा को भी डिवाइड करो आर्चिया और बैक्टीरिया के तौर पे। इसके साथ ही साथ और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन हुए हैं, और सारे के सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। इसमें से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं अब उसकी बात करते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं इन थ्योरीज पे। हेकल्स का नाम आपको देखने को बहुत बार मिलेगा, रॉबर्ट व्हाइटटेकर, इन तीनों के नाम ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद बताया जाएगा कि वो कौन से 5 कैटेगरीज हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद भाई ये मुझे बताओ कि क्या मोनेरा में भी डिवीजन हुआ है, क्या मोनेरा में भी डिवीजन हुआ है? तो हाँ, आप कहेंगे भाई मोनेरा में भी डिवीजन हुआ है ना, कार्ल साहब ने उसमें भी डिवीजन किया है, और उसके बेसिस पे फिर ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसमें बात करूं, तो यहाँ पे ये हम बता पा रहे हैं कि भाई बेसिक ऑफ देयर बॉडी डिजाइन के तौर पे लोग डिफरेंशिएट करते हैं। टाइम का भी एक इंपॉर्टेंट महत्व, वो जो मैंने आपको जूते और वो पूंछ वाला एक एग्जांपल दिया जो अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो चार्ल्स डार्विन साहब, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या, इससे ऑथर एंडेड बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो 3 बायोलॉजिस्ट की बात, इनके द्वारा दिए गए थ्योरी की बात, और डिवीजन। और एक और चीज हम ध्यान देखेंगे, ध्यान क्या देंगे कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, वी कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। अच्छी बात है। किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन प्लांट। चलो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इसे देख लें तो कोई बुराई नहीं है। Thus, by separating organism on the basis of hierarchy of characteristic into smaller and smaller group, we arrived at the basic unit of classification, which is species. तम अंत में हम पहुंचते हैं किस पे? स्पीसीज पे, है ना। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। So this is how we arrived into bigger, smaller at last. चलो, यानी कि अगर हम बात करें, so what organism can be said to belong to the same species? Broadly, species include all organism that are similar enough to breed and perpetuate. यानी कहने का ये मतलब है कि इसमें मौजूद जो हर एक ऑर्गेनिज्म होगा उनमें कैपेबिलिटी होगा दैट दे शुड ब्रीड, और उनमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो सिमिलर रहेगा इन बाकी उनके क्लासिक सिमिलैरिटी होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो मौजूद रहेगा जानवर और यहाँ पे जो मौजूद रहेगा उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ चेंजेस होगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज हो जाए, ऐसा आप नहीं देखोगे। मोनेरा जो सबसे ज्यादा, और हम सबसे इसमें एक आप, जी हाँ, ये ऐसा डरावना सा दिखने वाला जीव जंतु, इसे भी थोड़ा सा देख लेंगे। मोनेरा की बात करें तो दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल, नॉट डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइन। यानी कि अगर मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइन नहीं है तो ये कैसा होगा? यूनिसेल्युलर। On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell wall, while some of them don't. कुछ के पास cell wall होता है, कुछ के पास cell wall absent रहता है. Some of them will have cell wall, some of them will have not have cell wall. और अच्छा, और ये भी बात है कि अगर किसी में cell wall है और अगर किसी में cell wall नहीं है, तो वो अलग अलग प्रैक्टिस या वो अलग अलग उसके अंदर कुछ अलग अलग तब्दीलियां भी आएंगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको कुछ एग्जांपल मैं इसके दे दूं तो ब्लू और ग्रीन एल्गिया ऐसे होते हैं, है ना। वो कजली टाइप के में वो जो प्राणी आपको मिलेंगे वो इसमें कुछ इसी टाइप का आपको कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे चल करके देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, खुद से बनाना है खाना, आत्मनिर्भर भारत बनना है, या कुछ ऐसे भी रहते हैं कि भैया हमको खुद से खाना वाना बनाना नहीं आता है, इन्वायरमेंट में जो मिलेगा ना उससे हम खाना बना लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे दो तरीके की चीजें देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दो तरीके की खाना बनाने की अगर हम चीज देख पा रहे हैं, देन वी आर सीइंग द ऑटोट्रोपिक, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एंड देन यू हैव
यहाँ पे सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, एंड देन यू हैव हेट्रोट्रोपिक, खाना तो खाना है लेकिन बाहर से बना करके खाना है, बाहर से बना करके बाहर के एनवायरमेंट से हमें लेकर के खाना खाना है। तो ये दो तरीके की खाना बनाने की या खाना खाने की जो न्यूट्रिशन पाने की, इसे कहना सही रहेगा, न्यूट्रिशन पाने की ये दो कैटेगरीज को हमने इसमें डिवाइड किया है। दीज ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिया जैसा भी बनाया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो अगर फिर से हम मोनेरा की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि दे डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स मतलब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात करिए, ऑर्गन्स की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ नॉट डू एनी देम शो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन, मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन भी नहीं है, यानी दे आर कंपोज्ड ऑफ अ वेरी सिंगल सेल। अब इनमें टिश्यू होगा या नहीं होगा ये आप बताओ, आप अपने मन में जवाब ढूंढो। कह रहा है मल्टी सेल्यूलर नहीं है, तो क्या उसमें टिश्यू होगा, होगा या नहीं होगा वो आप पता करना। नेक्स्ट, इसके पास अगर हम बात करें तो हर एक डिजाइन अलग अलग होता है, चलो सही बात है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो या तो वो सिंथेसाइज करते हैं खुद का खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर, ऑटोट्रॉपिक खुद से खाना नहीं आता बनाना भैया हम बाहर से ही खाना इन्वॉल्व कर लेंगे, हेट्रोट्रॉपिक हॉस्टल में रह रहे हैं घर का खाना गर्म खाना बना लेंगे, मेरे पास है गैस चूल्हा है, ठीक है अच्छा खुद से खाना बना लोगे, हाँ सर। ऑटोट्रॉपिक है, सिंथेसाइज कर लेंगे आउटपुट, सर खाना नहीं बनेगा मेरे से, बाहर से टिफिन लगवा लेंगे, अच्छा ठीक है भाई हेट्रोट्रॉपिक बन जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे याद करने के तरीके, बिल्कुल ऐसा टाइप का आपको जंतु देखने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लिय है, डीएनए है, इसके साथ साथ अच्छा इसमें डीएनए है, सेल वॉल किसी किसी में सेल वॉल है, किसी किसी में सेल वॉल नहीं है, इस वाले में सेल वॉल है, प्लाज्मिड है और साइटोप्लाज्म है। इसके फ्लैजेलम चलने के लिए यूज होता है इनके लिए, इसमें कुछ और होगा शायद, नहीं चलो ठीक। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। This group include many kind of unicellular eukaryotic organism. Unicellular, याद रखना। Some of these organism use appendage such as hair like cilia, ये आपको याद है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने मेंशन कराया था वर्ड सीलिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आप प्लीज मेक श्योर टू गो थ्रू दिस, ये मैंने मेंशन किया था पिछली क्लास में, ठीक है। और विप लाइफ, विप होता है, आपने चाबुक अगर देखा होगा ना तो वो एकदम इस तरह लहराता हुआ कुछ ये है ना, अगर आप इसको देख पा रहे हो फ्लैजेलम है, विप चाबुक की तरह, है ना। क्या कर रहा है इसको, व्हाट डज इट डज, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इसमें मदद कर रहा है ये इसकी, ठीक है। हाँ, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, हॉस्टल का खाना या रूम पे बना के खाना, दोनों बात। इसके साथ ही साथ एग्जांपल्स आर यूनिसेल्युलर एल्गिया, डायोटम्स एंड प्रोटोजोआन। एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल देखो, ज्यादातर अगर मैं बात करूं कि इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो प्लांट और एनिमल किंगडम में क्वेश्चंस बनते हैं उनके एग्जांपल्स पे कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल करें, क्योंकि भाई पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म हैव होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे लीच, भैंस के ऊपर चिपके रहते हैं ना, पैरासाइट, पैरासाइट आर अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म which extract food from another living beings, तो ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। many of them have capacity to become a multicellular organism at a certain stage in their life, बिल्कुल वैसे तो हैं यूनिसेल्युलर बट दे डू हैव द क्वालिटी टू गेट देमसेल्फ इनटू मल्टीसेल्युलर, यानी हम क्या देख रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, यूनिसेल्युलर है बट आफ्टर पासेज ऑफ टाइम उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर हो रहा है इवोल्यूशन, क्या हो रहा है उनके अंदर, इवोल्यूशन। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज चिटिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है द सेल वॉल इन प्रोटिस्टा इज मेड अप ऑफ व्हाट। इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि कौन से प्रोटीन से क्या बना है टिश्यूज में, कौन से प्रोटीन से क्या बना है, शुगर लाइक कंपोनेंट से क्या बना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेल और टिश्यू में अब तक हमने जितने भी चीजों को देखा है कि कौन कौन से मटेरियल से मिलके क्या बना है, इन सारे को एक बार डील करना है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जांपल आर यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम,
Some fungal species like permanent mutually dependent relationship on blue-green algae or cyanobacteria. Such relationship are called as symbiotic. These symbiotic life form are called as lichens. बिल्कुल, we have all seen lichens at slow growing large colored patches on the bark of trees. आपने अगर कभी पेड़ों को देखा होगा तो उसके जो छाल पे लग जाता है ना काई टाइप का, जो मटमैला सा काई, आप कभी कभी देखेंगे आपके घर में खास करके मिट्टी पे बारिश जब होती है तो एकदम कजली सी उभर आती है, जो कहते हैं अरे भाई फिसल जाओगे इस पे मत चलो, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये सब को हम कहेंगे कि दीज ऑल फॉर्म इनटू द किंगडम या इनटू द क्लास ऑफ प्रोटिस्टा। फिर से अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर होते हैं, बट क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं मल्टी सेल्युलर। क्यों, क्या हो रहा है इनमें, इवोल्यूशन हो रहा है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये है इनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और क्या क्या प्रेजेंट है इनमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, चलो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तभी तो ये बात हो रही है ग्रीन कलर की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे कलर्ड पैचेस, कलर्ड पैचेस है मतलब साइटोप्लाज्म है, साइटोक्लोरोप्लास्ट है। ये बात क्लियर है, ये हमने सेल में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो खाना भी भैया दोनों है, आत्मनिर्भर भी हैं, खाना बाहर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैरासाइटिक भी हैं। पैरासाइट आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर टू एक्सट्रैक्ट फूड। इन चीजों को भी हमने देख लिया। क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें, अगर मैं क्विक रिवीजन की यहाँ पे आपको बात करूं तो क्लासिफिकेशन और ऑरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो हर एक को डिजाइन और उनके फंक्शन पे किया जाता है, ये अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस लेटर जो भी होता है, धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में खत्म हो जाती हैं। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डार्विन जी की थ्योरी 1859 में जो डील, और बुक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस, अच्छी बात है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में तो अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट वाइटेकर और कार्ल वोस साहब की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने, रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। व्हाइट टेकर के बाद की अगर हम फिर बात करते हैं तो इसके बाद हम एक और मॉडिफिकेशन देखें इन द फॉर्म ऑफ मोनेरा, और मोनेरा के बीच में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस किया गया है किनके द्वारा, होजे साहब के द्वारा। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, और अलग अलग डिवाइड करने में किंगडम में हम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन और स्पीसीज को देखे हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो यहाँ पे कंडीशन नहीं होगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर एट सम पॉइंट, एटलीस्ट देयर विल बी सिमिलर। इसके साथ साथ हमने देखा मोनेरा को, ये इनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल नहीं होता है। मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। खाना बनाने के ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट नहीं भी होते हैं। अगले क्लासेस में हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट टॉपिक में, एटलीस्ट आफ्टर 3 टॉपिक आई गेस, कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म वगैरह को देखेंगे कि किस तरह से, और फिर हम स्पीसीज देखेंगे, प्लांट स्पीसीज को देखना शुरू करेंगे। एनिमल किंगडम में भी म्यूल्कस वगैरह को देखेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिक बॉडी, नॉन सिमेट्रिक बॉडी, केंचुए वगैरह को ठीक ठाक से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जब प्लांट किंगडम यार अपन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा आपको ह्यूमन एटोनॉमी। ह्यूमन एटोनॉमी होते होते डिजीज वगैरह, फिर आपका बायो का सेक्शन कंप्लीट। अगर अभी की हम बात करें इन 2 से 2.5 चैप्टर्स में, तो इसमें पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो इससे आपको 15 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जा रहा है, खास करके सेल वॉल और टिश्यू से। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासेस में इस टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। आप रिवीजन करना शुरू कीजिए, आप रोज रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सके वीडियो को आप देखिए कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हर बार मेंशन करा दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, जय हिंद।